Hello everybody. In this lecture we will learn about the introduction of soil mechanics. सबसे पहले ये लेक्चर आपका 1 होगा. इसके बाद में पूरी की एक लेक्चर्स की सीरीज होगी जिसके अंदर हम पूरे कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे. तो लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सॉइल क्या होती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल. देखो सॉइल जो होती है वो एक आप बोल सकते हो कि डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक. जो आपके चारों तरफ आप रॉक देखते हो, रॉक्स जितनी भी चट्टानें आप बोल सकते हो, वो अगर डिसइंटीग्रेट हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए. फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक रॉक है, वो फिजिकल या केमिकल अभी देखेंगे, वेदरिंग समझेंगे. अगर वो रॉक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. अब हम देखते हैं इसका ओरिजिन कि सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स होती क्या है. तो ये एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सॉइल मासेस के बारे में. जो कि काम किस लिए आता है, हमें पता चलता है कि इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का ये किस तरीके से रिएक्शन देती है, ठीक है, किस तरीके से रिएक्ट करती है. अगर आप फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की बात करोगे तो तरजागी एक साइंटिस्ट थे, जो कि क्या थे, साइंटिस्ट कम इंजीनियर थे, जो कि क्या थे, एक सॉइल मैकेनिक्स के फादर के नाम से उनको जाना जाता है. ठीक है, तो तरजागी TERZAGHY, ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से इनको जानते हैं. अगर मैं बात करूं इनकी प्रॉपर्टीज़ की कि सॉइल मैकेनिक्स की अगर प्रॉपर्टीज़ जानेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा. तो देखो फाउंडेशन डिज़ाइन में इसका फ़ायदा होता है, पेवमेंट डिज़ाइन में फ़ायदा होता है. क्योंकि हम कोई भी चीज़ जो सॉइल के ऊपर हम काम करते हैं, जिस मिट्टी के ऊपर हम काम करते हैं, वो जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सॉइल मैकेनिक्स, कैसे आपकी सॉइल बिहेव कर रही है, जो फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट. ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द एम्बैंकमेंट्स और एक्सकवेशन, डिज़ाइन ऑफ द अर्थ डैम, इन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं सॉइल मैकेनिक्स आना जरूरी होती है. तो आप बोल सकते हो कि सॉइल मैकेनिक्स बिना सॉइल मैकेनिक्स के हम ये काम नहीं कर सकते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के मेजर काम्स होते हैं. अगर मैं ओरिजिन ऑफ सॉइल की बात करूँ तो मैंने अभी बताया था अनसिमेटेड या आप बोल सकते हो कि टूटी हुई चीज़ें. अगर मैं बात करूँ कि अनकंसोलिडेटेड एग्रीगेट्स बोल सकते हैं, मिनरल्स बोल सकते हैं, डिके ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड एंड गैस, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल कंसिस्ट ऑफ द ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इन सबको सॉइल ही बोल देते हैं हम. ग्रेवल को भी सॉइल बोलते हैं, सैंड होती है उसको भी बोलते हैं. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. इनके पार्टिकल साइज के बीच में डिफरेंस होता है, इस तरीके से इनको डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो क्ले बहुत बहुत छोटे पार्टिकल साइज का होता है, उससे ज़्यादा बड़े सिल्ट होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े सैंड, ग्रेवल होते हैं सबसे बड़े. तो सॉइल क्या हो गया कि डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रॉक. तो बात आ गई समझ में. ओरिजिन ऑफ सॉइल की हम बात करें तो ये किस तरीके से होती है, पैदा कैसे होती है सॉइल. ठीक है, तो सॉइल जो पैदा होती है वो जियोलॉजिकल साइकिल की वजह से होती है. अब आपके दिमाग में आएगा कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होती है. देखो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान है, इसके ऊपर दो तरीके की वेदरिंग होती है. वेदरिंग क्या होती है, रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना, उसको ही हम वेदरिंग बोलते हैं. तो रॉक सबसे पहले वेदर्ड होती है. तो अब दो तरीके से वेदरिंग हो सकती है, पहला तो केमिकली हो सकती है, दूसरा फिजिकली हो सकती है. ठीक है, केमिकली वेदरिंग हो सकती है, समझेंगे केमिकली कैसे होती है, फिजिकली वेदरिंग क्या होती है. तो केमिकली वेदर हो सकता है या फिजिकल वेदर हो सकता है. मतलब एक रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुकी है. अब ये छोटे पार्टिकल्स किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब या तो हवा की वजह से, विंड की वजह से, या फिर पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. अगर ये किसी मीडियम की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेड सॉइल. अगर जिस जगह पे ये डिसइंटीग्रेट हुई है रॉक, जिस जगह पे टूटी है, उसी जगह पे अगर ये क्या करते हैं, अपना जमाव कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल. तो अगर रॉक हुआ वेदर, रॉक स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा और जिस जगह पे टूटा उस जगह पे अगर इकट्ठा हो गया तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल. अगर मूव कर गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल. क्लियर हुई बात. अगर ये जो सॉइल है बहुत दिन तक एक जगह पे जमी होती है, सेडिमेंट हो जाता है इसका, तो उस प्रोसेस को अपहीवल बोलते हैं. अपहीवल का मतलब क्या हुआ, अपहीवल का बेसिक मतलब हुआ कि दोबारा से आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स बने हुए थे वो दोबारा से जम के किस में कन्वर्ट हो जाए, डिपोजिशन होके दोबारा से रॉक में कन्वर्ट हो जाए. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हम अपहीवल बोलते हैं. तो ये जो साइकिल होती है ये रॉक और सॉइल बनने की एक प्रोसेस होती है, आप बोल सकते हो.
तो अब बात करते हैं वेदरिंग की, वेदरिंग क्या होती है। मैंने यहाँ पे दो तरीके के नाम बताए आपको, एक केमिकल वेदरिंग, एक फिजिकल वेदरिंग। तो वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल वेदरिंग एंड द केमिकल वेदरिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल वेदरिंग, सबसे पहले तो वेदरिंग का मतलब ही आपको पता होना चाहिए। वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक का ब्रेक डाउन होना। जैसे अभी हमने देखा कि रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको ही हम वेदरिंग बोलते हैं। अब देखो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि कोई भी फिजिकल फोर्सेस टेक पार्ट्स टू रॉक डिसइंटीग्रेशन। मतलब अगर कोई भी फिजिकल फोर्स रॉक को डिसइंटीग्रेट करने में अगर पार्ट ले रही है तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल वेदरिंग। ओके, बात आगे समझ में। जैसे एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल अगर ले तो रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी अगर टकराता है रॉक से तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकती है। हैवी विंड, बहुत तेज की हवा आ रही है और वो अगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रही है रॉक को, तो वो फिजिकली उसको तोड़ रही है। रेनफॉल, बारिश हो रही है, उसकी वजह से टूट जाए तो ये एक्सपेंशन ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये सब चीज़ें क्या है, फिजिकली ब्रेक डाउन करना रॉक का। ठीक है, समझ गए, बात आ गई समझ में। जो फिजिकली वेदर्ड सॉइल होती है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली अगर हिट करेगा कोई चीज़ तो मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ेगा उसको। बात आई समझ में। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल वेदरिंग? देखो कोई एक रॉक है, उस रॉक के ऊपर केमिकल्स अगर अटैक करते हैं, अब आपके दिमाग में आएगा कि केमिकल कहाँ से अटैक करेंगे। तो देखिए कितनी सारी ऐसी एनवायरनमेंट में जगहें हैं जहाँ पे रॉक मिल जाती हैं और वहाँ के उस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एसिड हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, केमिकली उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए। ओके, अब जो ये केमिकल से बनती है ना, केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बोल सकते हो जो सिल्ट और क्ले जो होती है वो आपके केमिकल वेदरिंग से बनती है। तो ग्रेवल और आपके सैंड जो होती है वो फिजिकल वेदरिंग से बनने वाली सॉइल होती है। समझ आई बात? ओके। अब मिनरल्स कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ इसका, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है रॉक के साथ, को रॉक किसी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की होगी, जैसे उसका ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रेशन या कार्बोनेशन या फिर लीचिंग हुआ, तो एसिड ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी मेजर प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ओके, तो सिल्ट और क्ले इस केमिकल के अंदर बनते हैं। केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनती है उनमें सिल्ट आते हैं, सारे क्ले आते हैं। और सैंड और ग्रेवल जो होते हैं वो फिजिकल से बनते हैं, इनके पार्टिकल थोड़े मोटे होते हैं। समझ आ गई बात? केमिकल और फिजिकल वेदरिंग का मतलब समझ आया। लेट्स मूव फर्दर। सॉइल बन चुकी है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉइल की। देखो कितने तरीके की सॉइल हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले सिर्फ 4 ही तरीके की सॉइल है। ये तो पार्टिकल के हिसाब से आपने नाम दे दिया, लेकिन किस तरीके से सॉइल बन रही है उसके ऊपर भी उसको क्लासिफाई किया जाता है। कहाँ पे सॉइल बन रही है उसके ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का हर एक स्टेट अपनी एक अलग वेदर कंडीशंस रखता है, तो वहाँ पे फिजिकल और केमिकल एक्शंस अलग तरीके से होते हैं। जैसे मैं J&K की बात करते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर्स बनते हैं, ग्लेशियर से एक अलग तरीके की सॉइल निकलेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो सॉइल बनने वाली है वो राजस्थान के डेजर्ट पार्ट पे बनने वाली सॉइल होगी, जो कि आपकी बोल सकते हो कि गर्म हवाओं से बनेगी। ठीक है, तो हर पार्ट पे एक अलग बिहेवियर की सॉइल क्रिएट होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से टाइप ऑफ सॉइल डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। तो लेट्स डाइव कि किस किस तरीके की सॉइल्स होती हैं, एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले टाइप की जो सॉइल होती है उसका नाम होता है एलुवियल सॉइल। देखो एलुवियल का नाम से क्या मतलब है, एलुवियल सॉइल का मतलब है कि यहाँ पे मान लो कोई एक रिवर है, कोई एक नदी है, और नदी क्या है, उसमें क्या जा रहा है, पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है नदी के अंदर। अब नदी जब बहती है तो उसके साइड में बड़े बड़े रॉक्स भी होते होंगे, बड़े बड़े चट्टानें भी होती होंगी। तो जो फ्लोइंग वाटर है वो उस रॉक से टकराता है, और जो रॉक है वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और आगे मूव कर जाते हैं या फिर कहीं पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब रनिंग वाटर से कोई सॉइल बने तो उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। याद रखना, एलुवियल सॉइल, द सॉइल इज जनरली फाउंड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब आपको नदी के किनारों पे ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये ट्रांसपोर्टेड होती है भाई, क्यों, रनिंग वाटर से बन रही है ना, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। मैंने बताया था एक तो होता है रेजिडुअल, जहां बनी वहीं की वहीं वो जम गई, एक होती है मूव कर गई, विच इज नॉन एज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, नेक्स्ट एलुवियल के बाद में कौन सी होती है, नेक्स्ट होती है आपकी मरीन सॉइल। मरीन नाम से पता चल रहा है कि समुद्र, सी के पास में जो आपको गोवा वगैरह में जो सॉइल देखने को मिलती है, मिट्टी देखने को मिलती है, वो मरीन सॉइल होती है। इट इज द सॉइल विच डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन सी,
वाटर, ये कहाँ मिलती है आपको? सी वाटर में मिलती है, समुद्र के पानी के आसपास मिलती है। इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये भी समुद्र से के पानी से ट्रांसपोर्ट होके बनी हुई सॉइल है भाई। ये रिवर में बनती है, ये रिवर में बनती है, ये सी में बनती है, ये समुद्र के पानी से बनती है। जनरेटेड ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, ऑफ कोर्स फिजिकल वेदरिंग से ही बनेगी। और एक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर, मतलब जब समुद्र का वाटर फ्लो करता है तो मरीन सॉइल बनाता है, नदी का फ्रेश वाटर जब फ्लो करता है तो एलुवियल सॉइल बनाता है। बात आई समझ में? लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट पार्ट इज द लैक्स्ट्राइन सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैक्स्ट्राइन सॉइल? देखो, लैक्स्ट्राइन सॉइल का मतलब होता है कि झील देखिए, झील, लेक देखिए आप लोगों ने, नहीं देखी तो कुछ मान लेते हैं ये एक झील है। झील के अंदर जो पानी होता है वो फ्लो नहीं करता है, वो स्टिल वाटर होता है, एक जगह रुका होता है। ओके, तो स्टिल वाटर के अंदर कोई भी अगर मिट्टी जम जाती है, तो स्टिल वाटर के अंदर जब कोई मिट्टी जम जाती है तो उसको बोलते हैं लैक्स्ट्राइन सॉइल। देखो, लेक से याद रखो, कहीं ना कहीं ये लैक्स्ट्राइन लेक जैसा आपको साउंड कर रहा है, तो लैक्स्ट्राइन और लेक मतलब झील के अंदर मिलने वाली मिट्टी या झील पे मिलने वाली मिट्टी। तो इट इज द सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ इन फ्रेश वाटर, फ्रेश स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में मिलती है, ये लेक के अंदर मिलती है। समझ पा रहे हो ना? कोई भी एक झील है उसके अंदर ये मिलती है। ये रेजिडुअल सॉइल है। आप बोलोगे रेजिडुअल क्यों है? देखो, क्योंकि ये किसी भी मीडियम से फ्लो नहीं कर रही है, जहां पे बनी है वहां पे एज इट इज रखी हुई है। जनरेटेड ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग, ऑफ कोर्स ये भी किसी फिजिकल वेदरिंग की वजह से बनी हुई है। तो ये तीनों सॉइल आपको क्लियर हुई। लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल जिसका नाम है आयोलियन सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आयोलियन सॉइल? ये होती है आपकी विंड की वजह से। आपने राजस्थान के डेजर्ट में जो ड्यून्स देखे हैं ना, वो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? मतलब कि जो रेत के टीले हैं, है ना, सैंड ड्यून्स उनको भी बोलते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? वो हवा से, विंड की वजह से अगर आपकी कोई वेदरिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी रॉक है, हवा आई, काट काट के इसको पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स में या सैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये सॉइल बनेगी इसको बोलेंगे हम आयोलियन सॉइल। ठीक है, याद रखना है, AEOLIAN। ओके, आयोलियन सॉइल होता है। वो एलुवियल था, ये आयोलियन है। वो रिवर में था, ये आपका किस में होगा? आपका डेजर्ट में होगा, रेगिस्तान में होगा। तो ये एक फिजिकल वेदरिंग है और ये मूव करती है तो ट्रांसपोर्टेड है। तो फिजिकल वेदरिंग से बनने वाली और ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, आयोलियन सॉइल इसका नाम होता है। लेट्स मूव फर्दर। कोलुवियल सॉइल। देखो, कोलुवियल सॉइल का मतलब क्या है? दिस इज द सॉइल फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड द ट्रांसपोर्टेड इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। याद, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें। कोलुवियल का मतलब होता है कोलैप्स, ऐसे याद रखो, कोलैप्स। कोलैप्स मतलब टूट जाना, गिर जाना कहीं से। तो ये बहुत बड़ा एक पहाड़ है, ये उसके साइड में कोई एक पहाड़ है। तो क्या होता है, पहाड़ों पे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े स्टोन हैं। अगर ये नीचे आते हैं, किसकी वजह से नीचे आते हैं? ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आती है। जब लुढ़कते हुए आते हैं तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के गिर जाते हैं और वो पार्टिकल्स भी नीचे आके जम जाते हैं। तो जब ग्रेविटी की वजह से कोई सॉइल बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोलुवियल। कोलैप्स होके, गिर के, कोई भी स्टोन गिर रहा है तो सॉइल बनने वाली। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको तालुस सॉइल भी बोलते हैं, TALUS। तालुस सॉइल इज ऑल्सो द नेम ऑफ द कोलुवियल सॉइल। तो एलोवियन याद रहेगा, ओके, एलुवियल याद रहेगा, एओलियन याद रहेगा, देखो कोलैप्स से याद रखो कोलुवियल को। कोलैप्स कौन हो रहा है? स्टोन कोलैप्स की वजह से ये बन रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली फाउंड इन द हिली एरियाज। ऑफ कोर्स पहाड़ कहाँ मिलेंगे? हिली एरियाज में मिलेंगे, वहीं से तो स्टोन गिरेगा। ओके, वैलीज के अंदर ये आपको मिल जाएंगी। इट इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेड है, मूव कर रही है, एक जगह पे जमी नहीं हुई है, मूव करके नीचे आ रही है। और फिजिकल मतलब कि मूव करके, टकरा के, किससे? पहाड़ से लुढ़कता हुआ जब नीचे आएगा कोई भी स्टोन तो फिजिकल वेदरिंग ही तो होगी। यस, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज द ग्लेशियर। ओके, ग्लेशियर्स से याद रखना है आपको। ग्लेशियर कहाँ होते हैं? JNK में मैंने बताया, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, आइस, ठीक है, बर्फ के ग्लेशियर्स होते हैं। ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये भी। ओके, कैसे बनती है? विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ द फ्लोइंग
आइस, जब बर्फ मूव करती है तो स्टोन से टकराती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मूव करती है, तो फिर आपके जो स्टोन, जो आपके बड़े स्टोन होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। और जब सॉइल पार्टिकल्स में उसकी रगड़ की वजह से क्रिएट होते हैं, इसको बोलेंगे हम फिजिकली उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ना, तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज द लोएस्ट सॉइल, ओके, LOESS, लोएस्ट सॉइल, इट इज द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सॉइल। अब आप बोलोगे कि देखो विंड से तो दो सॉइल बन रही है, एक तो डेजर्ट वाली आयोलियन बन रही थी और एक लुइस बन रही है, तो लुइस सॉइल में और आपका आयोलियन में क्या डिफरेंस है, देखो मैं समझाता हूँ। जो विंड की वजह से बनती है, दोनों सॉइल बनती हैं, एक तो आयोलियन बनती है, एक लुइस बनती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो बनती है वो बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की सिल्ट बनती है, याद रखना है। और दूसरी चीज, इसके अंदर जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, मतलब हर एक पार्टिकल सेम साइज का होगा। दूसरी और तीसरी बात जो इसमें याद रखनी है, जो लोएस्ट सॉइल होती है उसके अंदर कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं, मतलब CaO होगा। अब CaO होगा तो पक्का ये कैसा, CaO मतलब लाइम। अब जहां लाइम आ गया उसका मतलब क्या हुआ, ये सीमेंट के जैसा आपको करेक्टरिस्टिक शो करेगी। तो सीमेंट का जैसा करेक्टरिस्टिक शो करेगी तो ये इसका सीमेंटेशन, मतलब कि इसका जमना भी जल्दी जल्दी होगा। तो आप बोल सकते हो सीमेंटेड ड्यू टू द कैल्शियम कंपाउंड्स, ये कैल्शियम कंपाउंड्स की वजह से जम जाती है। तो लुइस सॉइल क्या होती है, जो कि विंड ब्लोन होती है, बनती किससे है, हवा से बनती है, तो फिजिकल वेदरिंग से बनती है। तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है। आपका आयोलियन में देखो, आयोलियन सॉइल होती है वो आपकी विंड से ही होती है, लेकिन 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 यहाँ पे सैंड बनता है, यहाँ पे क्या बनता था, सैंड बनता है, मतलब पार्टिकल्स मोटे होंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, बहुत छोटे पार्टिकल्स और सिल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सिल्ट बनेगा। तो लोइस सॉइल इज सिल्ट, आप बोल सकते हो कि जो हवा से बनने वाली सिल्ट है उसको लोइस बोलते हैं, ठीक है, लोइस बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मार्ल सॉइल, MARL, मार्ल सॉइल। द सॉइल इज जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग, याद रखना है ये केमिकल वेदरिंग से, अब केमिकल वेदरिंग वाली सॉइल का स्टार्ट हो गया आना। केमिकल वेदरिंग से बनने वाली सॉइल है एंड इट इज अ फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल, ओके, ऑफ द मरीन ऑर्गेनिक विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ बोन ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं कि ये सॉइल कैसे बनती है। देखो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एनिमल है, कोई भी एक एनिमल है, उस एनिमल को अगर आपने मरने के बाद में गाड़ दिया जब जमीन के नीचे, अब वो एनिमल, उसका जो हड्डियां होंगी वो कैल्शियम से बनी होती है, वो डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा और लास्ट में जाके किसी ना किसी बाई प्रोडक्ट में तो बनेगा ना, तो वो किस में बन जाता है, आपकी माल सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि जब मरीन के अंदर या फिर कोई भी एक एक्वेटिक क्रिएचर्स का जो बोन होती है, उसका जब केमिकल वेदरिंग होती है तो जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं माल सॉइल, याद रखना माल सॉइल। नेक्स्ट होता है आपका बेंटोनॉइड सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेंटोनॉइड सॉइल, जितनी भी वोल्केनिक मतलब जो ज्वालामुखी निकलती है उसके अंदर से जो उसकी जो राख बचती है ना, उसको बोलते हैं बेंटोनॉइड सॉइल। वोल्केनिक ऐश से बनने वाली सॉइल को क्या बोलते हैं, बेंटोनॉइड सॉइल। ये किसकी वजह से होती है, ऑफ कोर्स केमिकल वेदरिंग की वजह से ही होगी, ठीक है। और ये इसका लुब्रिकेंट के, मतलब बोल सकते हो कि लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज किया जाता है बेंटोनॉइड सॉइल को, जब ड्रिलिंग वर्क होता है तब, ओके। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट होता है पीट सॉइल। देखो पीट सॉइल इज नथिंग बट जितने भी आपके मतलब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, सब्जी काटने के बाद जो छिलके बचते हैं उनको अगर आपने कहीं पे गाड़ दिया, तो जो लास्ट का जो उनका बाई प्रोडक्ट बनेगा, जो लास्ट में जो सॉइल बनेगी वो कौन सी सॉइल होगी, वो होगी आपकी पीट सॉइल। तो पीट सॉइल इज नथिंग बट द केमिकल वेदर्ड सॉइल, जो कि वेजिटेबल के वेस्ट से बनती है, ठीक है, सब्जियों के वेस्ट से जो सॉइल बनती है उसको हम पीट सॉइल बोलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज द लेटराइट सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेटराइट सॉइल, देखो इसको मैं समझाता हूँ। ये लीचिंग प्रोसेस की वजह से बनने वाली सॉइल है। अब आप बोलोगे लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस का मतलब है अगर मैं किसी भी सॉइल में से सिलिका निकाल दूं, SI इज अ सिलिका को निकाल के बाहर फेंक दूं, तो उसको हम लेटराइट या फिर लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो लेटराइट सॉइल क्या होती है, ऐसी सॉइल जिसके अंदर सिलिका ना हो, ये केमिकल वेदरिंग की वजह से बनी है, दैट्स इट। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज द मक सॉइल, MUCK। देखो मक सॉइल को लर्न करने का तरीका है, MUCK मत याद करो, इसको आप MUD मड की फॉर्म में याद रखो। मड मतलब कीचड़। आपने देखा होगा जहाँ पे एक
जगह पे मड इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ दिन में वहाँ का पानी सूख जाता है और जो ब्लैक कलर की एक सॉइल बचती है उसको ही बोलते हैं MUD, मड सॉइल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मड सॉइल नथिंग बट द you can say muck soil is nothing but the dry mud is known as the muck soil. Next is the loam soil. Loam soil, it is the mixture of the silt, sand and clay. इन तीनों को मिला दूं ना मैं तो एक सॉइल बनेगी, उसका नाम होगा लूम सॉइल। ओके, एक चीज नोट करने वाली बात है, पीट और मक, है ना। पीट सॉइल क्या थी, जो वेजिटेटिव जो वेस्ट से बनती थी उसको पीट सॉइल बोलते हैं। मक सॉइल क्या होती है, जो मड से बनती है, मतलब मड के सूख जाने पे मक सॉइल बनती है। इन दोनों को ही मिला के क्यूमुलोस सॉइल बोलते हैं। क्यूमुलोस क्यों बोलते हैं, ये भी क्योंकि ये मैक्सिमम ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई है। तो क्यूमुलोस का मतलब होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है किसी चीज़ में। तो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल? एक ऐसी सॉइल जो कि कॉटन, जो कि ब्लैक कलर की हो और कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, या फिर मैक्सिमम उसमें हम कॉटन ग्रो कर सके, उसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका कलर ब्लैक क्यों होता है, या फिर बोल दो कि इसका मतलब हल्का सा कलर ब्लैक होता है, मतलब ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, बीच का कलर ग्रे कलर होता है इसका, क्योंकि ये बसाल्ट से बनती है, बसाल्ट से इसका क्रिएशन होता है। तो आप बोल सकते हो इट इज़ द रेजिडुअल फॉर्म ऑफ बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट को अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दूँ तो ब्लैक कॉटन सॉइल निकल के आती है। इसके अंदर एक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मिनरल जो होता है वो होता है मोंटमोरेनलाइट। तो मोंटमोरेनलाइट सबसे ज़्यादा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर। ये क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स मूव फर्दर। इट इज़ अ ब्लैक इन कलर एंड गुड फॉर द ग्रोइंग द कॉटन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो होगी टाइप्स ऑफ सॉइल खत्म। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, कैसे हम किसी चीज की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो देखो सॉइल जो होती है ना, सॉइल जो होती है, सॉइल की एक खास बात होती है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? एयर भी होता है, हवा भी होती है, पानी भी होता है मतलब वाटर, और सॉलिड भी होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एयर, वाटर एंड सॉलिड, तीनों पार्टिकल्स एक सॉइल के कंपोजिशन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो याद रखना है ये पार्शियली, इसके अंदर एयर भी होती है, वाटर भी होता है, सॉलिड भी फिल्ड होता है ये। ठीक है, तो इसको ही हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से एयर, वाटर और सॉलिड बिहेव करता है, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। ठीक है, तो हम वही देखने वाले हैं। उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा क्या, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है? फेज डायग्राम आपको बताएगा कि किस तरीके से एयर, वाटर और सॉइल अरेंज होते हैं। तो ये आपकी सॉइल है, इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है, आपको एयर भी मिल सकता है, आपको वाटर भी मिल सकता है, और आपको यहाँ पे सॉलिड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये तीनों के अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकती है। एयर ज़्यादा भी हो सकता है, वाटर कम भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको, तो इनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। अब बोलोगे ये क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैंने सूखी सॉइल ली है, ड्राई सॉइल ली है, तो उसके अंदर देखो मैंने छोटे छोटे मतलब एक सॉइल उठाई, कहीं से भी रैंडमली मैंने मिट्टी उठा ली। अब मिट्टी के अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के बीच में एक जगह होगी, उसको बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। वॉइड मतलब एक छोटा सा हिस्सा, एक जगह, एक खाली जगह, एक स्पेस। तो वॉइड्स भी प्रेजेंट होंगे और सॉलिड भी प्रेजेंट होंगे। अब अगर ड्राई सॉइल है तो वॉइड्स के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? एयर, हवा। और सॉलिड तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो ड्राई सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है वॉइड्स के अंदर, और प्रेजेंट होता है सॉलिड। वेट ऑफ द वॉइड्स को, वॉइड्स क्या है? खाली जगह को हम वॉइड बोलते हैं। तो वेट ऑफ द वॉइड्स को हम WV से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ द सॉलिड को हम WS से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल वेट को WT से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम को हम इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ओके, सॉलिड का और ये टोटल सॉइल का वॉल्यूम है। अगर मैं बात करूँ ड्राई सॉइल के बाद में दूसरे तरीके की सॉइल, जिसको हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल? देखो सबसे पहले तो सूखी वाली मिट्टी आपके पास में थी, दूसरी तरीके की मिट्टी थी जिसका नाम था पार्शियली सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल? अब बिल्कुल सूखा था, देयर वाज नथिंग प्रेजेंट इन वॉइड्स, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो ये सैचुरेशन तो हो गया इसके अंदर, लेकिन आधा, मतलब पानी कितना है? हाफ है। समझ आ गई बात? ओके, अब यहाँ पे इतना जो होगा वो क्या होगा?
वेट ऑफ द एयर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे वाले को बोलेंगे वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, ये हो गया वॉइड का वेट, जिसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एयर में और वाटर में। अब वॉइड के अंदर आपका एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन सॉलिड तो सॉलिड ही रहेगा। तो सिमिलरली हमने इसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अगर मैंने इसको पूरा जो खाली जगह थी उसको पूरा पानी से भर दिया तो उस कंडीशन को बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। अगर मैंने कंप्लीटली इसको पानी से भर दिया तो दिस इज कॉल्ड द फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। तो इस कंडीशन में जो आपका वेट ऑफ द वाटर है वो वेट ऑफ द वॉल्यूम आपके वॉइड के बिल्कुल इक्वल है। क्यों? आपने कंप्लीटली उसके जो स्पेस थे, ये पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे सॉइल के, इनके बीच में ये छोटी छोटी जो जगह होती है इनको हम वॉइड बोलते हैं। अगर उसमें पानी है तो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब सैचुरेशन की कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे सिर्फ हवा प्रेजेंट है इस खाली स्पेस में, जिसको वॉइड नाम दिया है। दूसरी कंडीशन में क्या है, आधा पानी से भरा हुआ है आधा हवा से भरा हुआ है, जिसको पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं। तीसरी कंडीशन हो सकता है पूरे में ही पानी भरा हो वॉइड में। ठीक है, तो ये है फेज डायग्राम। 3 फेजेस में आपको क्या मिल सकते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स की कंडीशन मिल सकती है, या तो सिर्फ सॉलिड और हवा प्रेजेंट हो। वॉइड कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते हैं, बीच से स्पेस को आप बिल्कुल भी खत्म नहीं करोगे। आप बोलोगे क्यों नहीं खत्म हो सकते वॉइड? अगर मैं वॉइड को खत्म कर दूंगा, दबा दूंगा बिल्कुल, तो वो तो फिर आपका सॉइल थोड़ी ना रहा, वो तो कंप्लीटली क्या बन गया, आपका सॉलिड मटेरियल बन गया। तो वॉइड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सॉइल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स। पहली करेक्टरिस्टिक है जिसको हम नाम देते हैं वाटर कंटेंट। देखो वाटर कंटेंट का मतलब क्या होता है? वाटर कंटेंट का मतलब है कि वाटर का रेशियो, मतलब वाटर कितना प्रेजेंट है मिट्टी के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। तो हम फेज डायग्राम को याद रख के ही पूरा का पूरा कंडीशंस, पूरी की पूरी इक्वेशंस, सॉल्यूशन, सब कुछ हम फेज डायग्राम को ही याद रख के करेंगे। तो द वाटर कंटेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड। याद रखना है सॉलिड। तो आप बोल सकते हो वाटर कंटेंट, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको मॉइस्चर कंटेंट के नाम से भी बोलते हैं, वो क्या होता है कि आपके मिट्टी में कितना वेट ऑफ वाटर है, किसकी रिस्पेक्ट में, आपके सॉलिड के वेट की रिस्पेक्ट में, कि कितना सॉलिड की रिस्पेक्ट में कितना पानी है। अगर इस रेशियो को, अगर आप इसको परसेंटेज में करना चाहते हो तो बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दिस इज कॉल्ड द वाटर कंटेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वाटर कंटेंट का मतलब होता है कि वेट ऑफ द वाटर इन अ सॉइल सैंपल विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द सॉलिड। मतलब आपने एक मिट्टी ली, कितनी भी मिट्टी ले ली, उसके अंदर सॉलिड कितना है और उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी प्रेजेंट है, इसको ही बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, क्या कभी भी वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? WW जो है आपका वेट ऑफ वाटर कैन बी जीरो और नॉट? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिल्कुल ड्राई सॉइल ले ले जिसमें पानी ना हो, तो यस ये कंडीशन ठीक है। क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं WW कैन बी इक्वल टू द वेट ऑफ सॉलिड। यस, हो सकता है। अच्छा, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है? वेट ऑफ वाटर है पानी, सॉलिड से ज़्यादा डाल सकते हैं मिट्टी में? बिल्कुल डाल सकते हैं। आप ओवर उसको लोड कर दो तो हो सकता है। तो अगर मैं रेंज पूछूं किस चीज़ की, वाटर कंटेंट की, तो कहाँ से कहाँ तक होगी? तो 0 से लेके कितनी हो सकती है? मोर देन 1, मतलब मोर देन 100। यस, 0 टू इन्फिनिटी कितनी भी हो सकती है, पानी कितना भी आप डाल सकते हो। तो रेंज कैन बी मोर देन 0। तो आप बोल सकते हो वाटर कंटेंट इज व्हाट, मोर देन 0। बोल सकते हो ना, 0 से बड़ा कितना भी। तो दिस इज द रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट। रेशियो में बात करोगे तो रेशियो में भी आप परसेंटेज, मतलब रेशियो को सिर्फ परसेंटेज में बात करोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, रेशियो में बात करना है तो 100 को हटा देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट मूव, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको परसेंटेज और रेशियो में कन्वर्जन तो आता ही होगा। नेक्स्ट इज द वॉइड रेशियो। अब यहाँ पे बात आती है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। वॉइड रेशियो का मतलब है वॉइड, वॉइड मतलब जिस ये मिट्टी ली, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसको ही हम वॉइड बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड्स का वॉल्यूम, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना वॉइड प्रेजेंट है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो। तो E इज इक्वल टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100। क्लियर, रेशियो में रखना है 100 को हटा दो। तो दिस इज द वॉइड रेशियो, दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉइड रेशियो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी रेंज क्या होगी। सबसे पहले क्या वॉइड जीरो हो सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी जीरो। मैंने बताया था ना, अगर वॉइड जीरो हो गया तो ये तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? पूरा का पूरा आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जीरो तो नहीं हो सकता, तो जीरो से तो बड़ा ही होगा, बिल्कुल होगा। क्या कभी वॉइड जो है वो सॉलिड के बराबर हो सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये दोनों बराबर होंगे तो क्या 100% नहीं आ जाएगा? समझ आ रही है बात? यस। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप बोल सकते हो कि जो रेंज होगी ई की वो क्या होगी? ई की रेंज क्या होगी? मोर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा होगा, क्यों जीरो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पे देखो 100 हो सकता है कि नहीं हो सकता? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल हो सकता है, 100 हो सकता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी मोर देन जीरो, जीरो से कितना भी ज्यादा। ठीक है, बात आ गई समझ में? ओके, लेट्स मूव फर्दर। पोरोसिटी, देखो पोरोसिटी का मतलब हो क्या होता है? कोई भी चीज कितनी पोरस है, उसमें कितने पोर प्रेजेंट है, कितने स्पेस प्रेजेंट है पूरी की पूरी होल बॉडी के अंदर, उसको ही बोलते हैं पोरोसिटी। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, मतलब व्हाट इज द रेशियो? आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो। अगर आप सॉइल, टोटल सॉइल है ना, टोटल वॉल्यूम के साथ में निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम अगर निकालोगे तो इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम? पोरोसिटी बोलते हैं। अब इसकी रेंज निकालनी हो, अगर इसको परसेंटेज में करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई विद 100, दैट्स इट। रेंज अगर मैं बात करूं तो रेंज कितनी होगी इसकी? क्या वॉइड जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी जीरो। क्या वॉइड जो है वो जीरो से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार, नहीं हो सकते। टोटल वॉल्यूम और वॉइड के बराबर हो गया तो पूरा का पूरा हवा नहीं बन जाएगा। मतलब मैं आपसे बोलूं कि सॉइल में सिर्फ वॉइड है, मतलब सॉलिड तो है ही नहीं, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो 0 to 100 के बीच में आपकी रेंज होगी किसकी? पोरोसिटी की। याद रखना है, दोबारा समझो इसको कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल क्यों नहीं हो सकते। देखो वॉइड की अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉइड का वॉल्यूम टोटल सॉइल जो सैंपल आपने लिया है, ये आपने सैंपल लिया है, अगर इसको मैं बोलूं कि पूरा का पूरा वॉइड बन जाए ये, तो सॉलिड खत्म। अब सॉलिड खत्म तो सिर्फ वॉइड, मतलब हवा हवा बचेगी, मतलब कोई सॉइल बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कैन नॉट बी इक्वल। तो ये होगा 0 से लेके 100 के बीच में। तो आप बोल सकते हो रेंज ऑफ द पोरोसिटी विल बी 0 to 100, है ना, 0 से बड़ा और 100 से छोटा। तो ये आपकी रेंज होगी पोरोसिटी की। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? सबसे पहले इसको समझते हैं। इसको हम बेसिकली रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर देखा है आपने, ठीक है, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब वॉइड्स के अंदर कितना पानी का वॉल्यूम प्रेजेंट है। अगर इसका रेशियो निकाल लें तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन? देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है दोनों के बीच का रेशियो। अब किस किस के बीच का रेशियो ये देखना भी जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है आपका, मतलब आपने कोई भी एक सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल ये आपने एक सैंपल ले लिया। अब सैंपल लेने के बाद में यहाँ पे आपने देखा कि वॉल्यूम, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में देखा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड के, कि वॉइड में कितना पानी प्रेजेंट है। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं, है ना, देखो ध्यान से सुनो, वॉइड के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। रेशियो में लिखना है, रेशियो में लिखो, परसेंटेज में पूछा है, मल्टीप्लाई विद 100। इसकी रेंज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखते हैं क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर पानी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में वाटर हो, पूरे के पूरे आपके जो वॉइड्स का वॉल्यूम है उसमें पूरे में पानी भरा जा सकता है कि नहीं जा सकता?
भर सकता है। क्यों? आपने उसमें इतना पानी डाल दिया कि जितने भी खाली जगह थी, जितना भी वॉइड था, उसमें पूरे में पानी भर गया। दैट्स इट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। पहली चीज तो ये, यस ये करेक्ट है। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सूखी हुई जो मिट्टी होती है उसमें होता है। तो आप बोल सकते हो जो रेंज होगी वो 0 से लेके 100 तक होगी। बिल्कुल हो सकती है, 100 भी शामिल होगा और 0 भी शामिल होगा। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। एयर कंटेंट, सीधी बात है, जैसे पानी का परसेंटेज निकाला था वॉइड्स के अंदर, सेम हम यहाँ पे किसका निकालेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सीधी सी बात है। एयर कंटेंट, जैसे पानी निकाला, अभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाला था कि वाटर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन था। यहाँ पे वॉइड्स के अंदर कितना कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है एयर का, किसके अंदर? वॉइड्स के अंदर। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी? इन दोनों के बीच की रेंज क्या होगी? क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले तो ये बताओ, क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वॉइड्स के अंदर बिल्कुल भी हवा, मतलब बिल्कुल भी एयर ना हो, पूरा पानी से भरा हुआ हो सकता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड? क्या पूरे के पूरे वॉइड्स में सिर्फ हवा प्रेजेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो जो रेंज होगी वो 0 भी होगी और 100 भी होगी और इन दोनों के बीच भी होगी इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। समझ में आ गई बात? यस, समझ में आ गई। नेक्स्ट, परसेंटेज एयर वॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। टोटल वॉल्यूम ले लो, इसको हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, NA से, इसको समझो ध्यान से। NA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम में, मतलब आपने जो टोटल वॉल्यूम लिया ना सॉइल का, उसमें कितना वॉल्यूम हवा प्रेजेंट है, ठीक है, इंटू 100 इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बात आ गई समझ में? जो टोटल सॉइल ली, जितना टोटल सॉइल सैंपल लिया, उसमें कितनी परसेंटेज में हवा प्रेजेंट है पूरे के कंपैरिजन में, इसको बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स, मतलब कितने हवा वाले वॉइड्स प्रेजेंट हैं। अगर इसके रेंज की बात करें तो क्या होगी बताओ? वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी 0, यस और नो? टोटल वॉल्यूम में हो सकता है पानी भर दे तो यस, पानी भर दे पूरे के पूरे वॉइड्स में, या फिर पूरे के पूरे सॉइल में तो यस हो सकता है, एयर 0 हो सकता है। क्या टोटल वॉल्यूम जो है वो एयर से फुल हो सकता है सॉइल का? नहीं हो सकता। अगर पूरे वॉल्यूम को हवा कर दिया तो मिट्टी बचेगी कहाँ? तो कैसे होगा? 0 से बड़ा होगा और 0 भी होगा, लेकिन लेस देन 100 होगा। जो परसेंटेज है वो लेस देन 100 होगा। बात आ गई समझ में? बात आ गई होगी समझ में। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करने वाले हैं डेंसिटी की। सबसे पहले तो आपको डेंसिटी ऑफ सॉइल में से डेंसिटी का मतलब आना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब होता है, बहुत इजी मतलब होता है। क्या मतलब होता है डेंसिटी का? देखो देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में, एक कमरा मान लेते हैं, डेंसिटी का मतलब समझाता हूँ। एक कमरा है, इसके अंदर सिर्फ कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 5 बच्चे। सेम साइज का कमरा है, उसके अंदर बैठे हुए हैं 10 बच्चे। 10 से ज्यादा कितने भी इसमें भर देते हैं फुल। साइज सेम है दोनों का, वॉल्यूम सेम है, जगह सेम है। तो आप मुझे बताओ, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है। पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि फिगर 1 में ज्यादा डेंसिटी होगी कि फिगर 2 में ज्यादा। साइज सेम है दोनों का, एक का और 2 का, दोनों का साइज सेम है रूम का। तो डेंसिटी पहले की ज्यादा होगी कि डेंसिटी दूसरे की ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स, जिसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा मास या ज्यादा मॉलिक्यूल से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी डेंसिटी से। तो दिस डेंसिटी विल बी ग्रेटर। तो डेंसिटी का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि एक यूनिट ले लें, उस यूनिट के अंदर प्रेजेंट मास या फिर वेट, उसको ही हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल की डेंसिटी के बारे में। तो 2 तरीके की डेंसिटी होती है। एक तो होती है रो से रिप्रेजेंट करे जाने वाली, जिसको बोलते हैं मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी, और रो से, ROH, रो से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है आपका वेट यूनिट डेंसिटी, मतलब कि इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कितना वेट प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो अब अगर सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम पूरा काम किस में करते हैं? वेट में। आपको मास और वेट में तो डिफरेंस पता होगा क्या होता है? मास होता है कितनी क्वांटिटी है,
कितनी आप स्पेस घेर रहे हो, और वेट का मतलब क्या होता है, आप ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स लगा रहे हो अर्थ पे। समझ आ गई बात? तो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेट पर यूनिट वॉल्यूम को। क्लियर हुई बात? अब हम बात करेंगे डेंसिटी का पहला पार्ट, जिसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दो, अभी बताऊंगा क्यों। पहले हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बल्क डेंसिटी से पहले हम एक चीज देखेंगे दूसरी तरीके की, ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी। अब आप बोलोगे कि ड्राई को क्यों देखा पहले, बल्क को क्यों नहीं देखा? वेट वेट मिनट, एक मिनट वेट करो। ड्राई यूनिट मतलब सूखी मिट्टी ले लिया आपने, क्या ले ली? बिल्कुल सूखी मिट्टी लेके आ गए बाहर से, उसका एक यूनिट आपने, मतलब 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपने ले लिया सूखी मिट्टी का, पानी नहीं है उसके अंदर, तो उसको हम गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट ऑफ द सूखी मिट्टी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द ड्राई यूनिट वेट। याद रखना है, यूनिट वेट मतलब यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट वेट ऑफ द सॉइल इज नोन एज द ड्राई यूनिट वेट। लेट्स मूव फर्दर। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है? देखो सैचुरेटेड का मतलब समझाता हूं। आपने एक सैंपल लिया, अब की बार ये सैंपल सूखा नहीं था, पूरे का पूरा वॉइड जो है वो पानी से भरा हुआ था, जो खाली जगह है उसमें पूरी पानी भरे हुए थे, कंप्लीटली फिल्ड। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा SAT, ठीक है, या फिर गामा डैश से भी कर देते हैं, गामा सैचुरेटेड लिखा आपने। इसका मतलब है वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द गामा सैचुरेटेड। ओके, तो जो पानी है उसका एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है, इसको ही क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड यूनिट वेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट, बात बराबर है? क्लियर हुई बात? अब हम बात करेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट की, जिसको हम गामा सबमर्ज्ड या गामा डैश, यहाँ पे सबमर्ज से ही लिख देते हैं। गामा सबमर्ज कुछ नहीं होता है, गामा सबमर्ज्ड होता है आपका गामा जो सैचुरेटेड था ना, जो गामा सैचुरेटेड था उसका हाफ कर दो तो गामा सबमर्ज्ड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नदी देखा, किसी भी जगह पे आप गए होगे तो आपने एक चीज़ तो देखी होगी, क्या? नदी देखी होगी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पानी होता है। उसको अगर आप आगे से देखें नदी को तो कुछ ऐसी 3 फेज में दिखाई देगी, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से। लेट मी ड्रॉ दिस। आपने यहाँ पे देखा होगा पानी है, ये आपका मान लेते हैं पानी है, ये पानी है, ये पानी है, और इसके नीचे यहाँ भी इतना पानी है, पूरा का पूरा इतना पानी से भरा हुआ है। इस पानी के बिल्कुल नीचे तल पे जो मिट्टी मिलेगी ना, जो मिट्टी यहाँ पे मिलेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिट्टी मिली है, यहाँ पे मिट्टी के पार्टिकल्स है छोटे छोटे, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है? सबमर्ज्ड हैं। ये जो सॉइल है वो कैसी है? सबमर्ज्ड सॉइल है, ठीक है, सबमर्ज्ड सॉइल है। तो आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड द, मतलब पानी बहुत जरूरत से ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा पानी में डूबी हुई मिट्टी को सबमर्ज्ड सॉइल बोलते हैं। तो इसका जो यूनिट वेट होता है वो सैचुरेटेड का हाफ होता है। क्यों होता है सैचुरेटेड का हाफ? ऑफ कोर्स क्यों होता है? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम होगा, मान लो मैं सैचुरेटेड की बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है। आपने गीला सैंपल लिया, ये एक है जिसमें पानी था काफ़ी, मतलब ज़्यादा पानी नहीं था, सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए थे। इसके एक सेंटीमीटर क्यूब आपने इसका सैंपल ले लिया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो आपने देख लिया कि उनका वेट मान लेते हैं 10 ग्राम है। ओके, सिमिलरली आपने इसका भी सेम वॉल्यूम उठाया, आपने कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका भी 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया जो कि नदी में था। उठाने के बाद में इसमें आप देखोगे कि पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। कितने कम? जस्ट हाफ ऑफ द सैचुरेटेड यूनिट वेट। बस इतनी ही आपको बातें याद रखनी है। अब आते हैं पिछले वाली टर्म पे जो कि हमने छोड़ दी, जिसका नाम है बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। बल्क डेंसिटी कुछ नहीं होती, जिस कंडीशन में सॉइल प्रेजेंट है, जिस कंडीशन में, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो वेट ऑफ द सॉइल एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर सॉइल आपने उठा के लेके आए, सूखी थी तो ड्राई यूनिट वेट, सबमर्ज्ड थी तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट, और अगर सैचुरेटेड थी, पानी फुल भरा होता वॉइड में, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट। जिस कंडीशन में सैंपल है उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं बल्क। तो बल्क का मतलब समझते हो क्या? जिस कंडीशन में सॉइल है वो हो सकता है आपका ड्राई में हो सकता है आपका सैचुरेटेड में हो सकता है आपका किस में हो, आपका सबमर्ज्ड में हो। तो गामा सबमर्ज्ड इन द कंडीशन ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल आपने सैंपल लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ गया?
सबसे पहले यूनिट वेट का मतलब है कि वॉल्यूम में किसी भी आपने रैंडम वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है किसी सॉइल का। अब कंडीशंस हो सकती हैं, वो गीली हो सकती है, सूखी हो सकती है, मिट्टी पानी में डूबी हुई हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स। इसका क्या मतलब है? इसको हम गामा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गामा एस से रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सॉइल के अंदर जो सॉलिड्स है ना, वेट ऑफ द सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो सैंपल लिया है उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, कितने सॉलिड्स का वेट प्रेजेंट है, इसको ही बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड। अगर आपको यूनिट वेट का मतलब नहीं समझ आया तो यूनिट वेट बड़ा कंफ्यूज करेगा। ये सीधी बात है, आपने यूनिट वेट का मतलब होता है कि कोई भी सैंपल, ये मिट्टी पड़ी हुई थी, आप गए इसके पास में, आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना, या फिर 1 मीटर क्यूब का, कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लो। तो मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल लिया, इसको तोला, इसका वजन किया, इसको वेट किया, तो इसके अंदर जो वेट निकला सॉलिड्स का, सिर्फ सॉलिड का, उसको ही हम बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, बात आगे समझ में? दिस वाज द लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट कर दो लाइक बटन को, सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीबॉडी।